ये लड़का सिर्फ 13 साल का है, लेकिन उसकी सोच 30 साल के अनुभवी इंसान से भी आगे निकल चुकी है। उसकी आंखों में जरा भी मासूमियत नहीं, सिर्फ ठंडापन है। परिवार के भव्य भोज के बीच उसकी नज़र लगातार एक ही लड़के पर टिकी हुई है। वह लड़का भी लगभग उसी की उम्र का है और देखने में बिल्कुल साधारण लगता है। लेकिन वीर जानता है कि भविष्य में यही लड़का आर्यन नाम का सबसे बड़ा गद्दार बनेगा, वही इंसान जिसकी वजह से पूरा सूर्यगढ़ साम्राज्य तबाह हो जाएगा। इसलिए वीर उसे जरा भी रहम दिखाने का इरादा नहीं रखता। वह सबके सामने आर्यन को द्वंद्व युद्ध की चुनौती दे देता है, यहीं अभी। मुकाबला शुरू होते ही वीर बिना किसी नियम की परवाह किए जमीन से धूल उड़ाकर सीधे आर्यन की आंखों में फेंक देता है। उसके लिए युद्ध में जीत ही सबसे बड़ा नियम है। अगले ही पल उसकी एक जबरदस्त लात आर्यन के सीने पर पड़ती है। वह लड़का जमीन पर जा गिरता है, इससे पहले कि कोई चिल्लाकर कह सके यह नियमों के खिलाफ है। असल में उसकी हार तो मुकाबला शुरू होने से पहले ही तय हो चुकी थी। वीर इस बार उसे सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ देता है क्योंकि वह अभी बच्चा है। लेकिन अगली बार वह बिल्कुल भी दया नहीं दिखाएगा, क्योंकि अपने पिछले जीवन में इसी लड़के ने वीर का परिवार, उसका राज्य और उसकी पूरी दुनिया उससे छीन ली थी। इस बार इतिहास दोहराया नहीं जाएगा। ये छोटा सा लड़का, जो आगे चलकर पूरे महाद्वीप के सबसे ताकतवर योद्धाओं को भी चुनौती देगा, वीर है सूर्यगढ़ साम्राज्य का तीसरा राजकुमार। अगर वह 13 साल की उम्र में इतना खतरनाक है तो सोचिए बड़ा होकर क्या बनेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा अतीत जान लेते हैं। ये वीर का दूसरा जीवन है। पहले जीवन में वह एक प्रतिभाशाली राजकुमार था, लेकिन समय ने उसे एक थका हुआ भाड़े का सैनिक बना दिया। उसने अपना राज्य खो दिया, अपना परिवार खो दिया और अपनी प्रेमिका भी, जो बाद में दुश्मन साम्राज्य की राजकुमारी निकली। उसे समझ आया कि शायद उसका प्यार भी सिर्फ एक छलावा था, ताकि दुश्मन उसके राज्य की गुप्त जानकारियां हासिल कर सके। आखिरकार जिंदगी ने उसे इतना तोड़ दिया कि उसके एक पुराने दोस्त ने दया दिखाते हुए उसकी छाती में तलवार भोंक दी। लेकिन मरने के बाद अंधेरा नहीं आया। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो वह फिर से 13 साल का बन चुका था। उसके पिता जीवित थे, उसका राज्य अब भी सुरक्षित था और उसे अपनी सारी गलतियां सुधारने का एक और मौका मिल चुका था। लेकिन इस निडर बच्चे के बनने से पहले एक ऐसा इंसान था जो हर युद्ध में सिर्फ मौत की तलाश करता था। अब कहानी की असली शुरुआत करते हैं। एक छोटे से गांव में लोग एक रहस्यमयी भाड़े के सैनिक की चर्चा करते थे। एक ऐसा योद्धा जो ऐसे लड़ता था जैसे उसे अपनी जान की कोई परवाह ही न हो। हर बार जिंदा बच जाने पर उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई देती थी। उसका नाम था वीर। वह कभी सूर्यगढ़ साम्राज्य का तीसरा राजकुमार था, लेकिन अब वह अपने उजड़े हुए राज्य का अकेला जीवित उत्तराधिकारी था और लोग उसी को पूरे राज्य के पतन का दोषी मानते थे। ये सब कैसे हुआ, इसके लिए हमें 10 साल पीछे जाना होगा। तब वीर सिर्फ 18 साल का था। हर रात वह अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने कसीनो जाया करता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त ऋषभ, जो राजदरबार का मुख्य जादूगर था, बार बार उसे याद दिलाता कि अब उन्हें निकलना चाहिए, नहीं तो वे फिर देर कर देंगे। लेकिन तभी कुछ गुंडे वीर पर धोखाधड़ी का आरोप लगा देते हैं। वीर उन्हें साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि उससे उलझना उनके लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन वे उसकी असली पहचान पर विश्वास नहीं करते। उल्टा वे महाराज विक्रम का अपमान करने लगते हैं और कहते हैं कि उन्होंने साम्राज्य को उकसाकर पूरे राज्य को विनाश की ओर धकेल दिया है। ये सुनते ही वीर का गुस्सा फूट पड़ता है। वह अकेले ही उन सभी की बुरी तरह पिटाई कर देता है और कुछ ही मिनटों में पूरा कसीनो खून से भर जाता है। लेकिन इसी वजह से वह अपनी सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात के लिए देर से पहुंचता है। वह मिलने आया था अनिका से, जो दुश्मन कालगढ़ साम्राज्य की राजकुमारी थी। अनिका गुस्से में कहती है कि बिना किसी की नज़र में आए यहाँ तक पहुँचना उसके लिए कितना मुश्किल था। वह वीर को समझाती है कि अब उसे अपने हर कदम और हर शब्द पर ध्यान देना होगा। लेकिन वीर की बातों से नाराज होकर वह उसके द्वारा दिया गया हार जमीन पर फेंक देती है और कहती है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो यह हार किसी और को दे देना। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। वीर अकेला रह जाता है और सोचने लगता है कि आखिर वह उसे कैसे मना पाएगा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी पूरी बातचीत एक ऐसा व्यक्ति छिपकर सुन रहा था जिसकी नीयत बेहद खतरनाक थी। इसके बाद दोनों राज्यों के बीच बची हुई शांति भी खत्म हो जाती है। कालगढ़ साम्राज्य सीमा पर छोटे छोटे हमले शुरू कर देता है। फिर एक रात चीखों और आग की लपटों के बीच वीर की नींद खुलती है। पूरा सूर्यगढ़ साम्राज्य दुश्मन के हमले की आग में जल रहा था। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी भयानक जंग जिसमें अनगिनत लोग मारे जाते हैं। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वीर के पिता महाराज विक्रम, जिन्हें पूरे महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली योद्धा माना जाता था, रहस्यमय तरीके से लापता हो जाते हैं। महाराज विक्रम के लापता होते ही युद्ध का पलड़ा पूरी तरह कालगढ़ साम्राज्य की ओर झुकने लगा। दुश्मन एक के बाद एक लड़ाइयां जीतता चला गया। शुरुआत में वीर को लगा कि यह सिर्फ किस्मत का खेल है, लेकिन जल्द ही उसे एक ऐसी सच्चाई का पता चला जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी।
अनिका ने उसे धोखा दिया था। उनके रिश्ते के दौरान वीर ने जो भी गुप्त बातें, सैन्य योजनाएं और राज्य की कमजोरियां उससे साझा की थीं, अनिका ने वही सारी जानकारियां अपने साम्राज्य को दे दी थीं। दुश्मन ने ठीक उसी समय हमला किया जब सूर्यगढ़ साम्राज्य सबसे कमजोर था। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि इतने सबूत सामने होने के बावजूद वीर का दिल अब भी अनिका पर भरोसा करना चाहता था। लेकिन फिर उसे एक छोटा सा पत्र मिला। उसमें सिर्फ एक शब्द लिखा था, माफ करना। बस यही एक शब्द साबित करने के लिए काफ़ी था कि उसके राज्य के विनाश की सबसे बड़ी वजह अनिका ही थी। धीरे धीरे युद्ध में उसके परिवार का हर सदस्य मारा गया। अब पूरे शाही परिवार में केवल वीर ही जीवित बचा था। कालगढ़ साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली योद्धा लहरों की तरह उस पर टूट पड़े। हालांकि जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी वीर आखिरी सांस तक लड़ता रहा। जब दुश्मनों ने उसे चारों ओर से घेर लिया तब भी उसने हथियार नहीं डाले। वह मरने के लिए तैयार था, लेकिन तभी उसके बचे हुए कुछ वफादार सैनिक उसके सामने ढाल बनकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, जब तक आप जीवित हैं तब तक सूर्यगढ़ राजवंश भी जीवित है। हमारे भविष्य की आखिरी उम्मीद आप ही हैं। इतना कहकर वे एक एक करके अपनी जान कुर्बान कर देते हैं ताकि वीर वहां से निकल सके। अपने पूरे राज्य का बोझ कंधों पर उठाए वीर के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वह उजड़े हुए घरों में छिपता फिरता है, बिल्कुल एक भगोड़े की तरह। हर पल उसके मन में एक ही सवाल घूमता रहता, क्या पिता अभी भी जिंदा हैं? क्या वे कभी लौटेंगे? या क्या दुश्मन ने उन्हें भी मार डाला? इसी दौरान एक दिन दुश्मन का एक शूरवीर उसे ढूंढ निकालता है। इस बार वीर लड़ने की कोशिश भी नहीं करता। अपने राजवंश का नाम बचाने के लिए वह पहली बार किसी के सामने अपनी जान की भीख मांगता है। लेकिन जो हुआ उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह शूरवीर कहता है, एक दिन हमारा साम्राज्य अपने पापों की कीमत जरूर चुकाएगा। अभी भी समय है, भाग जाओ। अगर जीना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। ये कहकर वह जानबूझकर वीर को जाने देता है। उस दिन के बाद वीर सिर्फ एक ही सहारे पर जीता रहा, बदला। लेकिन समय बीतने के साथ उसे समझ आने लगा कि यह बदला भी अब बेकार है। इतना खून बह चुका था कि लौटाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उसके अपने लोग मर चुके थे, उसका राज्य मिट चुका था। अब उसकी जिंदगी का एक ही उद्देश्य बचा था, किसी युद्धभूमि में मर जाना ताकि वह दोबारा अपने प्रियजनों से मिल सके। यहीं से कहानी वर्तमान में लौटती है। एक और लापरवाह लड़ाई के बाद वीर को एक अजनबी शूरवीर चारों तरफ से घेर लेता है। वह ठंडी आवाज में कहता है, तुम जैसे स्वार्थी इंसान को इतनी आसान मौत भी नसीब नहीं होनी चाहिए। वीर, अपना असली नाम सुनते ही वीर चौंक जाता है। उसे समझ आ जाता है कि सामने वाले को उसकी असली पहचान मालूम है। लेकिन अगली बात उससे भी ज्यादा दर्दनाक होती है। वह शूरवीर कहता है, सूर्यगढ़ साम्राज्य के विनाश का असली जिम्मेदार तुम ही हो। इतना कहकर वह अपना हेलमेट उतार देता है। चेहरा देखते ही वीर की सांसें रुक जाती हैं। वह कोई और नहीं बल्कि लॉरेन था, वही सैनिक जिसने वर्षों पहले अपनी जान देकर वीर को बचाया था, जिसे बहुत पहले मर जाना चाहिए था। अपने पुराने साथी को जिंदा देखकर वीर सदमे में बिल्कुल जड़ हो जाता है। वह हिल भी नहीं पाता। उसी पल लॉरेन अपनी तलवार निकालता है और पूरी ताकत से छलांग लगाकर उसे वीर की छाती में घोंप देता है। आखिरकार वीर को वह मौत मिल जाती है जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। लेकिन मरते समय भी उसके दिल का अपराध बोध कम नहीं होता। उसके मन में बस एक ही इच्छा रह जाती है, काश मुझे सब कुछ दोबारा ठीक करने का एक मौका मिल जाता। और तभी चमत्कार हो जाता है। वीर अचानक दोबारा आंखें खोलता है। वह खुद को अपने 13 साल के शरीर में पाता है। तभी पास से एक आवाज आती है, आखिरकार जाग गए, तुम पूरे 3 दिन तक बेहोश पड़े रहे। वीर धीरे धीरे उठकर सामने देखता है और उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसके सामने खड़े थे महाराज विक्रम, वही पिता जिन्हें उसने अपने पिछले जीवन में खो दिया था। उन्हें जीवित देखकर वीर का पहला ख्याल यही आता है, तो क्या हम दोनों मर चुके हैं? क्या यह नरक है? उसे लगता है कि अपने पापों की वजह से शायद यही उसकी सजा है। महाराज विक्रम जोर से हंस पड़ते हैं और मजाक में कहते हैं, अगर नरक है तो मुझे भी यही होना चाहिए। आखिर सम्मान की बातें तो बहुत की, लेकिन जिंदगी मैंने भी कम उलझी हुई नहीं जी। इतना कहकर वे प्यार से वीर के सिर पर एक हल्की सी चपत लगाते हैं और डांटते हुए कहते हैं, बेवकूफ़ी की बातें बंद करो। फिर भी वीर का मन मानने को तैयार नहीं था। उसे अब भी लगता था कि यह सब किसी भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं। एक हल्की सी हवा चलती है और एक पत्ता उड़ता हुआ वीर के सामने आकर गिरता है। वह धीरे धीरे बाहर की ओर देखता है। चारों तरफ शांति थी, नीला आसमान, पेड़ों की सरसराहट और महल का वही परिचित आंगन। वीर कुछ पल तक सब कुछ देखता रह जाता है। यह नरक नहीं हो सकता। उसने तो सोचा था कि मरने के बाद उसे सिर्फ दर्द मिलेगा, पापियों की चीखें सुनाई देंगी और राक्षस उसके कर्मों का मजाक उड़ाएंगे। लेकिन यहाँ तो उसके सामने वही लोग खड़े थे जिन्हें वह दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसके पिता,
उसके भाई, उसका परिवार, ये सदमा उसके लिए इतना बड़ा था कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह फिर से बेहोश होकर गिर पड़ा। जब दोबारा उसकी आंख खुली तब तक उसका दिमाग पूरी तरह शांत हो चुका था। अब उसे सच्चाई समझ आ गई थी। वह सचमुच समय में पीछे लौट आया था, वापस अपने 13 साल की उम्र में। सब कुछ ठीक वैसा ही शुरू हो चुका था जैसा उसके पिछले जीवन में हुआ था। लेकिन इस बार एक फर्क था, उसे भविष्य की हर बड़ी घटना याद थी। वीर को यकीन हो गया कि किस्मत ने उसे अपनी सारी गलतियां सुधारने का एक आखिरी मौका दिया है। और उसने उसी दिन एक कठोर निर्णय लिया। अब से उसकी जिंदगी का हर पल सिर्फ प्रशिक्षण के लिए होगा। अगली ही सुबह सूरज निकलने से पहले वह अभ्यास के मैदान में पहुंच गया। हमेशा की तरह उसकी निजी सेविका मीरा मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करती है। लेकिन मीरा को देखते ही वीर की आंखों के सामने अपने पिछले जीवन की सबसे दर्दनाक याद ताज़ा हो जाती है। उसे याद आता है, युद्ध के दौरान दुश्मनों ने मीरा को उसकी आंखों के सामने बेरहमी से मार डाला था। वह चाहकर भी उसे बचा नहीं पाया था। उस दिन की बेबसी आज भी उसके दिल में जिंदा थी। अपने अपराध बोध को कम करने के लिए और खुद को उस दर्द की याद दिलाने के लिए वह मीरा से कहता है, एक बार मुझे जोर से मारो, बस इतना ध्यान रखना कि देशद्रोह के आरोप में तुम्हें जेल न भेज दिया जाए। मीरा पहले तो हैरान होती है, लेकिन जब वीर जिद करता है तो वह पूरी ताकत से उसके चेहरे पर मुक्का जड़ देती है। अगले दिन जब वीर प्रशिक्षण के मैदान में पहुंचता है तो उसका पूरा चेहरा सूजा हुआ होता है। उसे देखकर बाकी शिष्य हंसने लगते हैं, लेकिन उसके गुरु बिना कुछ कहे सीधे तलवार निकाल लेते हैं। वे फिर से वीर पर हमला शुरू कर देते हैं। वीर इस प्रशिक्षण शैली को अच्छी तरह पहचानता था। अपने पिछले जीवन में उसके गुरु हमेशा कहा करते थे, तुम में प्रतिभा की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ मेहनत और अनुशासन की। अगर तुम सच में कोशिश करो तो पूरे सूर्यगढ़ साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली तलवारबाज बन सकते हो। लेकिन उस समय वीर इतना आलसी था कि उसने कभी उन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार उसके गुरु ने उसे समझाना ही छोड़ दिया। वे केवल उससे अभ्यास करवाते रहे, न नई तकनीक सिखाए, न उसकी गलतियां सुधारी। ये सब याद करके वीर अपने गुरु के सामने झुक जाता है और कहता है, गुरुदेव, कृपया शुरुआत से मुझे दोबारा सिखाए। इस बार मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। गुरु कुछ पल तक उसे देखते रहते हैं, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाते हैं। अगले ही पल उनका चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। उनकी आंखों में वही पुराना खतरनाक तेज लौट आता है। वे तलवार संभालते हुए कहते हैं, अगर ऐसा है तो आज से असली प्रशिक्षण शुरू होता है। बात पूरी होते ही वे बिजली जैसी रफ्तार से वीर पर टूट पड़ते हैं। पहले ही वार की ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि वीर कई कदम पीछे फिसल जाता है। वह घबरा कर चिल्लाता है, गुरुदेव, थोड़ा रहम भी कर लीजिए। तभी उसे अपनी एक बहुत बड़ी भूल याद आती है। वह भूल गया था कि जवानी के दिनों में उसके गुरु पूरे महाद्वीप में एक ही नाम से मशहूर थे, तलवार का दानव। कई घंटे तक लगातार चलता हुआ ये प्रशिक्षण आखिरकार खत्म होता है। वीर थककर जमीन पर गिर पड़ता है। वह हैरान था कि अपने पिछले जीवन में उसने इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग कभी हासिल ही नहीं की। अगर उसके पास भाड़े के सैनिक के रूप में बिताए वर्षों का अनुभव न होता तो आज उसकी हड्डी पसली एक हो चुकी होती। फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि वह जानता था मजबूत बनने का यही एक रास्ता है। दूसरी तरफ उसके गुरु भी कम हैरान नहीं थे। वे मन ही मन सोचते हैं, आज इस लड़के ने मेरे ज्यादातर वार रोक दिए। आखिर इतनी कम उम्र में यह अचानक इतना कुशल कैसे हो गया। लेकिन तभी उनकी बातचीत बीच में ही रुक जाती है। मीरा घबराई हुई दौड़ती हुई वहां पहुंचती है। सांस फूलते हुए वह कहती है, राजकुमार वीर, जल्दी चलिए, काउंट जनक अपने बेटे के साथ आपसे मिलने महल पहुंचे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि काउंट जनक का बेटा आर्यन वही इंसान था जिसने भविष्य में सूर्यगढ़ साम्राज्य से गद्दारी करके उसके किले के दरवाजे कालगढ़ साम्राज्य के लिए खोल दिए थे। इस बार वीर उसे इतनी आसानी से बच निकलने देने वाला नहीं था। कुछ देर बाद महल के सभा कक्ष में उसके पिता महाराज विक्रम, दोनों बड़े भाई काउंट जनक और उसका बेटा आर्यन मौजूद थे। काउंट जनक मुस्कुराते हुए बोले, राजकुमार वीर, पिछली मुलाकात के बाद से काफी बदल गए हैं। अब इनके व्यवहार में पहले से ज्यादा शालीनता आ गई है और शरीर भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत लग रहा है। इतना कहकर वह बार बार अपने बेटे आर्यन की तुलना वीर से करने लगे। लेकिन उस पूरे समय वीर की निगाहें सिर्फ आर्यन पर टिकी रहीं। उसकी आंखों में ऐसा जानलेवा इरादा था कि आर्यन अंदर तक घबरा गया। ये बात वीर के दूसरे बड़े भाई की नज़र से भी नहीं बची। उन्होंने हैरानी से पूछा, वीर, क्या तुम्हारा इस लड़के से कोई झगड़ा हुआ है? वीर बिना झिझक बोला, यह एक गद्दार है। उसके भाई को समझ ही नहीं आया कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। फिर भी उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो इसे इसकी औकात दिखा दो। वीर जानता था कि अभी भी समय था। अगर आर्यन को सही रास्ता दिखा दिया जाए तो भविष्य बदल सकता है। उसे अपना पिछला जीवन याद आया। तब भी उसका आर्यन से मुकाबला हुआ था और उसने उसे बुरी तरह हराया था।
इतना अपमानित किया था कि शायद उसी दिन आर्यन के दिल में नफरत का बीज बोया गया, जिसने आगे चलकर उसे गद्दार बना दिया। इस बार वीर वही गलती नहीं दोहराना चाहता था। वह आगे बढ़ा और बोला, आर्यन, मेरे साथ एक द्वंद्व युद्ध करो। मुझे देखना है कि तुम कितने योग्य हो। पहले तो आर्यन ने मना कर दिया। आखिर वह एक राजकुमार से कैसे लड़ सकता था। लेकिन वीर ने उसे सोचने का मौका ही नहीं दिया। उसने तुरंत तलवार निकाली और पूरी ताकत से हमला कर दिया। आर्यन किसी तरह पहला वार रोक पाया, लेकिन वीर यही नहीं रुका। उसने अचानक जमीन से धूल उठाकर सीधी आर्यन की आंखों में फेंक दी। आर्यन गुस्से में चिल्लाया, यह क्या कर रहे हो? एक योद्धा को युद्ध के नियमों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन वीर के लिए जीत नियमों से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। उसने अचानक अपनी तलवार छोड़ दी, तेजी से आगे बढ़ा और पूरी ताकत से आर्यन के सीने पर लात मार दी। धड़ाम! आर्यन कई कदम पीछे उछलकर जमीन पर जा गिरा। वीर अच्छी तरह जानता था कि पिछले जीवन में यही इंसान उसके पिता की प्रतिष्ठा और पूरे सूर्यगढ़ साम्राज्य को दुश्मनों के हाथ बेच चुका था। ऐसे व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करना सबसे बड़ी भूल होती। फिर भी वीर यह भी समझता था कि भविष्य में आर्यन ने गद्दारी लालच से नहीं, बल्कि मजबूरी में की थी। इसलिए इस बार उसने फैसला किया कि वह उसे उस अंधेरे रास्ते पर कभी नहीं जाने देगा। वीर जानता था कि भविष्य में आर्यन ने गद्दारी लालच की वजह से नहीं, बल्कि मजबूरी में की थी। इसलिए उसने आर्यन की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, उठो, मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कभी उस रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। हम दोनों इतने मजबूत बनेंगे कि किसी के सामने झुकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आर्यन कुछ पल तक उसे हैरानी से देखता रहा, फिर चुपचाप वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वीर का बड़ा भाई उसके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, आज तुमने बहुत अच्छा किया। सच कहूं तो मुझे लगा था कि तुम हार जाओगे। अब तक तो तुम सिर्फ जुए में डूबे एक बिगड़ैल राजकुमार ही लगते थे। वीर ने उसकी बात का विरोध नहीं किया। वह हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मैं बदल चुका हूं, और अब आपको भी पहले से ज्यादा मजबूत बनने की जरूरत है। उसी रात वीर अपने गुरु के साथ फिर से कठिन प्रशिक्षण करने पहुंचा। घंटों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद उसका पूरा शरीर जवाब दे चुका था। तभी उसके गुरु बोले, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें शाही परिवार की विशेष माना नियंत्रण कला सिखाऊं। यही विधि भावी उत्तराधिकारी के लिए सबसे उपयुक्त है। लेकिन वीर ने तुरंत सिर हिला दिया। अपने पिछले जीवन में वह इस तकनीक में लगभग सर्वोच्च स्तर तक पहुंच चुका था। इस बार वह कुछ बिल्कुल नया सीखना चाहता था, एक ऐसी कला जिसे वह अपने पिछले जीवन में कभी सीख ही नहीं पाया। उसने अपने गुरु से पूछा, राजकीय सुरक्षा दल में सबसे अधिक प्रतिभाशाली युवा योद्धा कौन है? गुरु बिना सोचे बोले, आरव। ये नाम सुनते ही वीर को अपने पिछले जीवन की याद आ गई। उसकी मुलाकात आरव से युद्ध के आखिरी दिनों में हुई थी, लेकिन तब आरव किसी महान योद्धा जैसा बिल्कुल नहीं लगता था। वह एक साधारण, आत्मविश्वासहीन और कमजोर सैनिक दिखाई देता था। फिर भी वीर को हमेशा उसकी एक बात याद रहती थी। आरव अक्सर कहा करता था, काश मैंने बचपन में और मेहनत की होती। लोग कहते थे कि मेरे अंदर असाधारण प्रतिभा है, लेकिन मैंने उसे कभी निखारा ही नहीं। यही सोचकर वीर ने फैसला किया कि इस बार वह आरव की जिंदगी भी बदल देगा। अगली सुबह वह सीधे सैन्य अकादमी पहुंचा, जहां नए सैनिकों का प्रशिक्षण चल रहा था। वहां पहुंचते ही उसने आरव के बारे में पूछा। कुछ ही देर बाद उसकी नज़र उस लड़के पर पड़ी। गुरु ने बिल्कुल सही कहा था। जहां बाकी सभी नए सैनिक पसीने से तर होकर संघर्ष कर रहे थे, वहीं आरव बिना ज्यादा मेहनत किए सब पर भारी पड़ रहा था। उसकी प्रतिभा साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर आलस भी उतना ही साफ झलक रहा था। वीर समझ गया कि अगर यही रवैया रहा तो भविष्य में इतनी बड़ी प्रतिभा भी बेकार हो जाएगी। इसलिए उसने वही तरीका अपनाया जो वह पहले भी इस्तेमाल कर चुका था, एक मुकाबला। उसने प्रशिक्षण अधिकारी से अनुमति मांगी और आरव को अपना प्रतिद्वंद्वी चुन लिया। आरव वीर से लगभग 3 सिर लंबा था, फिर भी वीर बिना डरे उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। वह मुस्कुराकर बोला, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, देखना चाहता हूं कि तुम सच में कितने काबिल हो। आरव को कुछ समझ ही नहीं आया। असल में उसका लड़ने का कोई मन भी नहीं था, लेकिन राजकुमार की चुनौती ठुकराना भी संभव नहीं था। मुकाबला शुरू होते ही वीर पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ा, लेकिन आरव ने बिना एक कदम पीछे हटे हर वार को आसानी से रोक दिया। उसकी हर हरकत इतनी सटीक थी कि देखने वालों को लगा जीत पहले से ही उसी की है। लेकिन धीरे धीरे वीर ने उसकी चाल समझनी शुरू कर दी। वह हर वार की दूरी और गति को पढ़ने लगा। कुछ ही मिनटों में मुकाबला बराबरी पर पहुंच गया। तभी वीर मुस्कुराया और बोला, अब असली लड़ाई शुरू करते हैं। इतना कहकर उसने अपनी सबसे कठिन तलवार तकनीकों में से एक का इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत आरव ने उस वार को भी रोक लिया। हालांकि इस बार उसके चेहरे पर पहली बार हल्का सा तनाव दिखाई दिया। उसे समझ आ गया कि अब वह लापरवाही नहीं कर सकता। वह पूरी गंभीरता से लड़ने लगा। वीर जानता था कि अब जीतना लगभग नामुमकिन है, लेकिन उसका उद्देश्य जीतना नहीं था।
वह सिर्फ आरव के भीतर छिपे असली योद्धा को जगाना चाहता था। इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आखिरकार उसे एक साफ वार करने का मौका मिल ही गया। ये देखकर मैदान में मौजूद सभी लोग दंग रह गए। एक 13 साल का लड़का इतने शक्तिशाली योद्धा का सामना कर रहा था। कई सैनिकों ने तुरंत आरव से पूछा, क्या तुम जानबूझकर पीछे हटकर लड़ रहे थे? आरव ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। फिर भी उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। हालांकि लड़ाई पर नियंत्रण उसी का था, लेकिन न जाने क्यों उसे लग रहा था कि वही दबाव में है। एक छोटे से लड़के का उसके बराबर लड़ना उसके अहंकार को चोट पहुंचा रहा था। अचानक उसके पूरे शरीर से चमकदार नीली ऊर्जा निकलने लगी। ये देखकर पूरे मैदान में हड़कंप मच गया। सब लोग चिल्लाने लगे, रुको, राजकुमार के खिलाफ माना शक्ति का इस्तेमाल मत करो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरव पूरी रफ्तार से वीर पर टूट पड़ा। वीर किसी तरह उस जानलेवा वार से बच गया। तलवार की धार उसके सिर के इतने करीब से गुजरी कि उसके कई बाल हवा में उड़ गए। अगर वह एक पल भी देर करता तो उसका सिर धड़ से अलग हो चुका होता। ये देखकर आरव खुद घबरा गया। वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और बोला, राजकुमार, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। लेकिन वीर सिर्फ मुस्कुराया। वह बोला, चिंता मत करो, अब तो मुकाबला सच में दिलचस्प होने लगा है। एक बार फिर पूरी ताकत से हमला करो। वीर फिर से पूरी ताकत के साथ आरव पर टूट पड़ता है। इस बार उसकी रफ्तार पहले से भी ज्यादा तेज थी। लड़ते लड़ते अचानक आरव की नज़र वीर की आंखों पर पड़ती है। वे आंखें किसी बच्चे की नहीं थीं, बल्कि ऐसे पागल योद्धा की थीं जो हर वार में अपनी जान दांव पर लगा देता है। हर हमला, हर कदम, हर सांस, मानो अपनी पूरी ताकत झोंक कर सामने वाले को उसकी सीमा तक धकेलने के लिए ही हो। आरव खुद को रोक नहीं पाता। वह भी इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। धीरे धीरे उसका आलसी स्वभाव गायब होने लगता है। अब उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही भाव था, गंभीरता। उसे महसूस हो रहा था कि उसका खून पहले कभी इतनी तेजी से नहीं उबला था। यह एहसास उसे अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर विरोधियों के सामने भी नहीं हुआ था। अगले ही पल वह पूरी शक्ति के साथ फिर से हमला करता है। लेकिन वीर भी उसका शानदार जवाब देता है। मुकाबला इतना रोमांचक हो चुका था कि आरव के मुंह से खुद ब खुद निकल पड़ा, जिंदगी में पहली बार मैं किसी मुकाबले को हर हाल में जीतना चाहता हूं। उसने पूरी ताकत से एक अंतिम वार किया। ठाक, वीर की तलवार बीच से टूट गई। इसी के साथ मुकाबला समाप्त हो गया। लेकिन हारने के बाद भी वीर मुस्कुराया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, आज मैंने एक बात सीखी। तुम्हारे अंदर ऐसी छिपी हुई ताकत है जिसका अंदाजा शायद तुम्हें भी नहीं है। आरव भी मुस्कुराया। वह बोला, और मैंने भी सीखा कि तुम किसी राजकुमार की तरह नहीं, बल्कि एक असली योद्धा की तरह लड़ते हो। लेकिन अगले ही पल वीर ने मजाक में कहा, वैसे तुमने शाही परिवार के एक सदस्य को घायल किया है, इसकी सजा तो मिलेगी ही। ये सुनते ही बेचारा आरव घबरा गया। वह तुरंत प्राथमिक उपचार का सामान लेने दौड़ पड़ा। उधर बाकी सभी प्रशिक्षु वीर की तारीफ करने लगे। एक 13 साल के लड़के का आरव जैसे प्रतिभाशाली योद्धा के सामने इतनी देर तक टिके रहना किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह पूरा मुकाबला कोई और भी देख रहा था। कुछ दूरी पर खड़े थे सेनापति रणवीर, शाही सुरक्षा दल के प्रमुख। उन्होंने पूरी लड़ाई अपनी आंखों से देखी थी। उनके चेहरे पर साफ लिखा था कि आज उन्हें 2 अनमोल हीरे मिल चुके हैं। कुछ दिन बाद वीर ने बैरक के गलियारे में आरव को रोक लिया। वह बोला, चलो, हमें एक खास जगह जाना है। आरव ने तुरंत मना कर दिया, मुझे प्रशिक्षण करना है। लेकिन वीर पीछे हटने वालों में से नहीं था। वह मुस्कुराकर बोला, आज तुम जितने अनुशासित बने हो उसमें मेरा भी हाथ है, इसलिए अब एक बार मेरी बात मान लो। आखिरकार आरव मान गया। लेकिन तभी वीर ने कहा, हम अकेले नहीं जाएंगे, एक और साथी हमारे साथ चलेगा। वह था ऋषभ, राजदरबार का नया जादूगर। पिछले जीवन में वही वीर का सबसे करीबी दोस्त था। हालांकि इस समय दोनों की मुश्किल से पहचान थी। ऋषभ ने भी साफ मना कर दिया, मेरे पास और भी बहुत काम है। तब वीर मुस्कुराया और बोला, अगर तुम हमारे साथ चलो तो तुम्हारे कसीनों का पूरा कर्ज मैं चुका दूंगा। ये सुनते ही ऋषभ की आंखें चमक उठीं। फिर भी उसने शक से पूछा, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा क्यों करूं? तुम खुद भी तो जुए के दीवाने हो। वीर हंसते हुए बोला, बस मुझ पर भरोसा कर लो। लेकिन ऋषभ इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। उसने कहा, मुझे वादा नहीं, पक्का समझौता चाहिए। सिर्फ इसलिए कि तुम राजकुमार हो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी हर बात सच होगी। आखिरकार वीर ने आरव को गवाह बनाया। तब जाकर ऋषभ तैयार हुआ। लेकिन उसने एक शर्त रखी, अब सच सच बताओ, हम कहाँ जा रहे हैं और तुम्हें एक योद्धा और एक जादूगर दोनों की जरूरत क्यों है? कुछ पल चुप रहने के बाद वीर बोला, हमारी मंजिल है तलवार पर्वत। दोनों हैरान रह गए। वीर आगे बोला, वहां हमारे पूर्वजों का एक प्राचीन गुप्त कालकोठरी डंजन छिपा हुआ है और हम उसे खोलने जा रहे हैं।
महल के नीचे बने गुप्त सुरंगों का रास्ता पकड़कर तीनों आगे बढ़ने लगे। इन सुरंगों का रास्ता सीधे तलवार पर्वत तक जाता था। ये वही जगह थी जिसके बारे में पूरे महाद्वीप में एक पुरानी किंवदंती सुनाई जाती थी। लेकिन वीर जानता था, ये सिर्फ कहानी नहीं थी। अपने पिछले जीवन में उसने अपनी आंखों से देखा था कि जब कालगढ़ साम्राज्य ने सूर्यगढ़ पर कब्जा किया, तब उन्हें इस पर्वत के भीतर छिपा विशाल गुप्त कालकोठरी मिल गया था। वहीं उनके पूर्वजों का अपार खजाना और विरासत छिपी थी। दुश्मनों ने उसी विरासत का इस्तेमाल करके खुद को और भी शक्तिशाली बना लिया था। लेकिन इस बार वीर ऐसा होने नहीं देगा। इस जीवन में वह दुश्मनों से पहले अपने पूर्वजों की विरासत हासिल करेगा। कई देर तक चलते रहने के बाद वे पर्वत की तलहटी में पहुंचे। वहां एक विशाल पत्थर का दरवाज़ा था। वीर ने अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली। ये चाबी उसके पास बचपन से थी, लेकिन पिछले जीवन में उसे इसका असली महत्व तब पता चला था जब सब कुछ बर्बाद हो चुका था। ऋषभ बार बार पूछ रहा था, तुम्हें ये सब कैसे पता है? ऐसी बातें तो तुम्हारे भाइयों को भी नहीं मालूम। लेकिन वीर ने उसे चुप रहने का इशारा किया। फिर उसने आसपास उगे जहरीले पौधों की ओर इशारा करते हुए चेतावनी दी, सावधान रहना, इनमें से किसी को भी छूना मत, वरना जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। उसे वहां का हर रास्ता ऐसे याद था जैसे वह पहले कई बार यहां आ चुका हो। आरव और ऋषभ दोनों ये देखकर हैरान थे। वे मजाक ही कर रहे थे कि अचानक वीर जोर से चिल्लाया, रुको, एक कदम भी आगे मत बढ़ना। दोनों तुरंत रुक गए। वीर की नज़र सामने झाड़ियों पर थी। वह धीमी आवाज में बोला, हमारे सामने डाय भेड़ियों का झुंड है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस झुंड में भेड़ियों की संख्या सामान्य से कहीं ज्यादा थी। ये देखकर ऋषभ की आंखें फैल गईं। उसे समझ आ गया कि इन खतरनाक जीवों के बारे में इतनी सटीक जानकारी सिर्फ उसी इंसान के पास हो सकती है जो पहले कभी यहाँ आ चुका हो।